मेरी साँसों को गीत आत्मा को साज देता है, मेरी साँसों को गीत आत्मा को साज देता है। ये भारत है, सबको जीने का अंदाज़ देता है, ये भारत है, सबको जीने का अंदाज़ देता है। तमिलनाडु में जन्मे दक्षिण के सुदूर क्षेत्र में देश के 11वें राष्ट्रपति के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। देखिए साथियों का युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत है और हम सब के लिए जाने-माने और इनकी अतुलनीय योगदान के संदर्भ में देश इनको हमेशा के लिए याद करता रहेगा। तो आज हम इन्हीं एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए साथियों, एक जिस समय 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में जिस समय ये जन्मे थे, उस समय एक सामान्य व्यक्ति की तरह, हम सब की तरह अपनी माँ की कोख से ये भी एक किलकारी पैदा करके जन्मे थे। तो वही किलकारी दुनिया ने सोचा नहीं था कि क्या ये किलकारी एक बहुत बड़े विस्फोट के साथ इस दुनिया को बहुत बड़ी मिसाइल देकर जाएगी। उसी मिसाइल को किस प्रकार इन्होंने दिया और उनके जो जीवन में है कौन-कौन सी समस्याएँ आई, उन समस्याओं का समाधान। अगर साथियों मैं कहूँ कि समस्या का नाम ही अब्दुल कलाम था, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कहा जाता है कि जिस समय 5वीं कक्षा में ये पढ़ रहे थे, उस समय तमिलनाडु के एक अपने ग्राम पंचायत के गाँव में तो बताया जाता है कि अपने शिक्षक को पूछा कि एक चिड़िया किस प्रकार उड़ती है, तो शिक्षक अपनी कक्षा में चिड़िया के उड़ान के बारे में बता रहे थे। तो चिड़िया के उड़ान के बारे में उनको समझ में नहीं आया, तो शिक्षक ने कहा कि भई चलो हम आपको तमिलनाडु के उस क्षेत्र में मतलब समुद्री तट की ओर ले जाकर आपको क्या कर रहे हैं, चिड़िया का एक उड़ता हुआ वो परीक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहे हैं। और वही उड़ती हुई चिड़िया इस पूरे देश को उड़ता हुआ एक मिसाइल देती है। उसी दिन से इन्होंने ठान लिया था कि हमें भी या मुझे भी क्या करना इस पूरे भारत मुल्क के लिए, भारत देश के लिए एक उड़ता हुआ मिसाइल देना है। साथियों इससे आगे की बात देखिए, दुनिया के पहले और भारत के पहले और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो गरीबी में जन्मे थे और जिन्होंने अपने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी भारत सरकार की तरफ से अपने आए हुए अतिथियों के पैसे या खर्चा भी अपने जेब से भरा था, वो भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बताया जाता है कि अखबार बेचते थे साथियों और इसी के साथ ही हम जो वो उसे कंचे कहते हैं जिसे इमली में जो छोटे-छोटे इमली के बीज होते हैं, उनको बेचकर अपने परिवार का लालन-पालन करते थे। परिवार में 10 सदस्य तथा अपने पिता के 3 भाई, तीनों संयुक्त परिवार में साथ रहते। पिता जैनुल आब्दीन जो क्या करते पेशे से एक मल्लाह थे, नावों को चलाते थे और नावों को किराए पर देते थे। एक बार की घटना है, एक लंबा सा खजूर का पेड़ था, ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, बीच में ही रुक गए। पिताजी ने कहा कि बेटा तू इससे भी बहुत ऊपर जाएगा, इसलिए ऊपर चढ़ता जा, रुक मत, मेहनत कर। और वही ऊपरी चढ़ान और वही पिता का कथन इन्होंने हमेशा अपने दिलों और दिमाग में रखा, जिसके कारण ये दुनिया में नाम कमा के इससे आगे की बात देखिए 1969 का समय जिस समय देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो पहली महिला प्रधानमंत्री और आयरन लेडी के नाम से विख्यात ऐसे एक सक्षम पुरुष को ही ढूंढने के सफलतम प्रयास में थी। और आपको वैसे भी पता है कि हम 1974 में जो पहला परमाणु परीक्षण कर रहे थे उसी में भी डॉक्टर अब्दुल कलाम का बहुत ही याद था। देखिए साथियों का एक युवा 18 वर्ष का नेवी में जाना चाह रहा था, एनडीए में जाना चाह रहा था, एयरफोर्स में जाना चाह रहा था, लेकिन नहीं जा पाया। और क्यों नहीं जा पाया? बहुत मेहनत की, अथक मेहनत की। बताया जाता है कि एक इनके खुद की आत्मकथा में विंग्स ऑफ फायर अग्नि की उड़ान में ये लिखते हैं कि मैं लगातार 72 घंटे तक दिन और रात लगातार पढ़ता रहा, लेकिन केवल और केवल सीटें थी 8 और मेरा नंबर था 9वां, फिर भी मैं हार गया। इतना हार गया, फिर भी हिम्मत नहीं हारी, मैं पराजित होता गया, लेकिन मेरी पराजय ही मेरा जीत का कारण बनी। वो कलाम जिन्हें आज दुनिया सलाम करती है। इससे आगे की बात ये है साथियों महत्वपूर्ण कि वो कलाम जो दुनिया के हर एक देश में अपने चर्चे लहरा रहा था। 1969 का ही समय था जिस समय उन्हें नासा के लिए भेजा गया और नासा का नाम साथियों नाम लेते ही सबसे पहले व्यक्तियों के मन में आता है कि वो अमेरिका गए थे। वहाँ 6 महीने रुके थे और अमेरिका वालों को लगा था कि बेटा जैसे तैसे भी करके जैसे भी ये रहे इन्हें यहाँ रख लें, इन्हें नासा में एक वैज्ञानिक बना लें। उन्हें कहा कि जितने पैसे चाहिए वो ले लो, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा कि मैंने एक बार सोचा कि क्या मैं अमेरिका में रह जाऊं, लेकिन उसी समय उनके मन में विचार आया कि नहीं, मुझे मेरी भारत माँ की रक्षा करनी है। तो वो भारत माँ का लाडला सपूत जो भारत माँ की रक्षा के लिए अपने बहन के जेवर तक को बेच डालता है, फिर भी मेहनत करता हुआ नहीं थकता है, फिर भी अपनी मेहनत को
को देखते हुए, इतनी मेहनत करते हुए पराजय का सामना या पराजय का उसे मुँह देखना पड़ता है। जाता है माँ गंगा की गोदी में काशी में, और वहीं एक मतलब शिवानंद नाम करके प्रसिद्ध महाराज, वहाँ जाकर माँ गंगा को कहता है कि हे माँ, अब मैं मेरा पूरा शरीर तुझे अर्पण करने वाला हूँ। वो बालक जो अखबार बेचकर मतलब अपने दिन के समय की जो अखबारों के बेचता था, और जिस समय बेचता उसी समय वो पढ़ाई करता था, अखबार दौड़ते-दौड़ते पढ़ लेता था। वो व्यक्ति जो आत्महत्या करने को समझ रहा था, भारत के वो स्वामी शिवानंद, उन्होंने तुरंत पहचान लिया। उनको कहा कि बेटा रुको, क्या कर रहे हो? शिवानंद ने कलाम ने सामने देखा और कलाम की आंखों में आंसू आ गए। कला उसी समय शिवानंद समझ गए थे कि किसी भी मुसीबत में है, और कहा कि कहाँ के हो बेटे? तो उन्होंने कहा कि दक्षिण क्षेत्र में तमिलनाडु, केरल के आसपास से आया हूँ। ज्यों ही केरल का नाम लिया तो उनको कहा कि आओ बेटे, गले लग जाओ, ये मेरे शंकराचार्य की धरती है जहाँ से भक्ति का मार्ग पैदा हुआ, भक्ति का उद्भव पैदा हुआ। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उनके गले लगाना नहीं, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि वे मुस्लिम होते हुए भी उनको एक हिंदू बहुत ही बड़े धर्मात्मा के ज़रिए उनको गले लगाया गया। तो सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा स्रोत हमारे देश में डॉक्टर कलाम से आगे बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने इस वीडियो के सबसे पहले शब्दों में ही कहा था कि इनकी तुलना अतुलनीय है, इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। देखिए साथियों, आगे की बात, साल 1982 का देखा कि देश को रोहिणी उपग्रह देना है। मेहनत करते रहे, साइकिलों पर वो रॉकेट ले जाते रहे, बैलगाड़ियों पर रॉकेट ले जाते रहे, दुनिया हँसती रही। दुनिया तो क्या, भारत के भी लोग हँसते रहे कि पागल हो गया है, लेकिन वही पागल और अपने दिमाग को पागल करते हुए कहा जाता है कि मेहनत इतनी कामयाबी या मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा ले। और ऐसी ही कामयाबी की विचारधारा रखते हुए डॉक्टर कलाम उन साइकिलों और बैलगाड़ियों के माध्यम से जीएसएलवी 3 दे दिया था, जो एक रॉकेटों को या किसी भी उपग्रह को 1982 की बात कर रहे थे। 1982 में जीएसएलवी 3, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसे अमन बाहुबली के नाम से भी जानते हैं, इतना महत्वपूर्ण और बलशाली रॉकेट लॉन्च किया, जिसके माध्यम से दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने छोटे-छोटे परीक्षा पात्रों को और छोटे-छोटे उपग्रहों को लॉन्च करवाया हिंदुस्तान से। अमेरिका में लोग जिस प्रकार एक उद्योगों के पीछे पड़ रहे थे, उसी प्रकार कलाम के इस बड़े मैसेज ने पूरी दुनिया को भारत की ओर आकर्षित किया, और रोहिणी उपग्रह भारत ने लॉन्च करके पृथ्वी की कक्षा में भेज दिया। वो अब्दुल कलाम, बात यहीं तक सीमित नहीं होती है। बात है 1998 की, जिस समय भारत पूरे दुनिया के सामने दूसरा अपना परमाणु परीक्षण कर रहा था। पहले स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, तो दूसरी भी भगवान ने हमारा साथ देकर दूसरा भी हमारा जो परमाणु परीक्षण हुआ, वो परमाणु परीक्षण भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ। 11 और 13 मई 1998 का वो दूसरा परमाणु परीक्षण दुनिया की छठी सबसे बड़ी शक्ति बन गया था भारत परमाणु के क्षेत्र में, वो अब्दुल कलाम। यहाँ तक की बात सीमित नहीं होती, वो जो सत्ता का भोगी नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ, सत्य की निष्ठा के साथ काम करने वाला व्यक्ति, अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन परम पूज्य प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि आप मंत्रिमंडल में पद ले लो, आप रक्षा मंत्री बन जाओ, लेकिन फिर भी इन्होंने हंसते हुए मंत्रिमंडल के पद को अस्वीकार करते हुए कहा था कि नहीं, मुझे देश की रक्षा करनी है, और मैं डीआरडीओ और इसरो जैसे संस्थान से बढ़कर और किसी जगह से देश की रक्षा नहीं कर सकता। बात आती है अब, जिस समय देश को 11वें राष्ट्रपति की आवश्यकता थी, वो 11वां राष्ट्रपति किसे चुना जाए? बीजेपी गवर्नमेंट थी उस समय, और अब्दुल कलाम कांग्रेस के व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दोनों पार्टियों को छोड़कर और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देश का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। जिस समय वो व्यक्ति देश का 11वां राष्ट्रपति चुना जा रहा था, उस समय कहा जा रहा था कि ये मुस्लिम राष्ट्रपति है, और इससे पहले भी हमारे हिंदुस्तान ने 2 मुस्लिम राष्ट्रपतियों को पद पर रहते हुए खो दिया था। कलाम साहब के बारे में भी वो बात कही, लेकिन कलाम ने कहा कि नहीं, मुझे मेरे देश की रक्षा करनी है। देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने 25 जुलाई 2002 को शपथ ली, और 2007 तक उन्होंने अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल में देश के प्रति काम किया। वो है कलाम साथियों। अब बात कर रहे हैं, ज्यों ही राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हुआ, एक बार की घटना बता रहा हूँ, घटना है 2005 की। 2005 में 26 मई के दिन वे अपने स्विट्जरलैंड के एक यात्रा पर गए थे, और उस यात्रा में देखिए साथियों कि
हिंदुस्तान का वो व्यक्ति जिसके आगमन के तौर पर, जिसके आगमन के दिन को याद करने के लिए उन्होंने अपने देश में स्विट्जरलैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने देश में 26 मई को उस दिन को याद करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की है और आज भी वे उसे 26 मई को विज्ञान दिवस के तौर पर मनाते हैं। अब साथियों, अगली बात है हमारी, वो है कि एक ऐसा जो इस धरती से पैदा हुआ व्यक्ति, आखिरकार इसी धरती को अपना पूरा तन मन धन समर्पित करने वाला व्यक्ति, जो देश का 11वां राष्ट्रपति भी बनता है और इस पूरे देश के लिए एक किताब लिखता है जो है विजन 2020। भारत का जो 2020 है, उन्होंने कहा कि मेरा 2020 का भारत क्या होगा, उनके सपने थे। देखो कि दुर्भाग्य हमारा है कि वे 2020 में हमारे बीच नहीं रहे। ज्यों ही राष्ट्रपति पद से अपना कार्यकाल पूरा किया और पूरा करने के तुरंत बाद अपने उत्तराधिकारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो पहले देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अपना कार्यभार देकर इस भारत के लिए, इस भारत के युवा और इस भारत के नवीन भविष्य के लिए आगे बढ़ गए और बच्चों को संबोधन में ही अपना पूरा जीवन प्रकृति के सुरम्य वातावरण में रमा दिया था, वो है कलाम। अब मैं बात कर रहा हूँ आज ही के दिन की। साथियों, वो यही दिन था, यही समय था और यही प्रकृति थी, यही वातावरण था, इसीलिए मैंने इसी समय को चयन किया है। समय था 6:30। हृदय गति रुकी, बच्चों को संबोधित कर रहे थे शिलोंग में, वहीं संबोधित करते हुए हृदय गति से नीचे गिरे, पहुंचाया गया तमिलनाडु के प्रसिद्ध एक हॉस्पिटल में, लेकिन अब कलाम हमारे बीच नहीं रहे। लगभग 7:45 के आसपास हमारे पास सूचना आई, इस पूरे भारत को गमगीन कर दिया। देखिए साथियों, कि बाकायदा बात तो क्या है कि भारत को गमगीन हुआ ही हुआ, लेकिन पूरी दुनिया की आंखों में आंसू आ गए थे। बहुत सारे देशों के प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्राध्यक्षों ने कहा कि ये पूरी दुनिया के लिए अपूर्णीय क्षति है, भारत के लिए तो है ही। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी आंखों में आंसू निकालते हुए कहा था कि दुनिया का एक ऐसा महानुभव चला गया, भारत की एक ऐसा राजनीतिक और ऐसा वैज्ञानिक व्यक्ति चला गया जिसकी क्षति कोई भी पूरा नहीं कर सकता। इसी के साथ ही वर्तमान में हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था कि ये हिंदुस्तान का वो व्यक्ति था जिसकी कमी को कोई दूर नहीं किया जा सकता। ये हिंदुस्तान के, ये दक्षिण एशिया का वो व्यक्ति, ये दक्षिण एशिया का युवाओं का वो प्रेरणा स्रोत जो इस दुनिया को और हिंदुस्तान के बालकों को विशेष तौर से अपनी भक्ति की, अपने शक्ति की, अपने तारतम्यता की और अपनी देशभक्ति की राह को अपनी ओर आकर्षित करता हुआ सारे बच्चों को इस देश की मिट्टी की ओर आकर्षित कर रहा था। आखिरकार आज ही के दिन 27 जुलाई 2015 को प्रकृति के ऐसे ही वातावरण में मुझे कुछ याद आ रहा है कि मैं उस समय किसी विद्यालय में पढ़ रहा था और उसी विद्यालय में उसी दिन ऐसा ही माहौल था कि जैसा आज जो रिमझिम सारे दिन बरस रहा है, ऐसा का ऐसा रिमझिम बरस रहे थे और हमें शाम को पता लगा कि उसी समय मैं किसी और जगह पर टीवी देख रहा था और मेरे पास वहाँ सूचना आई कि देश के 11वें राष्ट्रपति और वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत और वो स्वामी विवेकानंद जी का शिष्य आज इस दुनिया को अलविदा कह गया। साथियों, तारीख थी 30 जुलाई, 27 को इनका देहांत हुआ, 28 को तमिलनाडु इनके पार्थिव देह को पहुंचाया गया और 30 जुलाई 2015 को सुबह इनकी आर्थिक देह को मिट्टी में विलीन कर दिया गया। तो साथियों, तो ये थे हमारे युवाओं, हम सब के प्रेरणा स्रोत, कबीर के और स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें पूरी दुनिया सलाम ठोकती है। क्यों ठोकती है? जिनके बारे में हमने अभी, ये मेरा वीडियो केवल मैंने इसलिए बनाया कि हम सब एक छोटी की राह को देखकर, छोटी की समस्याओं को देखकर रुक जाते हैं, लेकिन गलतियों को देखकर रुक जाते हैं। हमें कलाम साहब से सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार अपने जीवन में संघर्ष किया और आगे बढ़े। उन्हीं के पद चिन्हों पर हमें चलने का प्रयास करना चाहिए साथियों। हार एक बार मिलेगी, 2 बार मिलेगी, लेकिन आखिरकार हार ही हमें जीतना सिखाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।